हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ये महाशक्तिशाली देश करने वाले हैं बहुत बड़ी बैठक दोस्तों, जिसमें भारत को भी न्योता दिया गया है। बताएंगे टैरिफ और ट्रेड डील के बीच अमेरिका का भारत को बड़ा न्योता क्या है, इसके मायने दोस्तों जिस पर पूरी दुनिया की टिकी है नजरें। बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ की चेतावनी दे चुके हैं भारत को, लेकिन ऐसे वक्त में वॉशिंगटन की ये पेशकश क्या संदेश देती है? क्या ये सिर्फ एक बैठक का आमंत्रण है या बदलती वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की अहमियत को लेकर बड़ा संदेश? बताएंगे भारत को अमेरिका ने स्पेशल न्योता क्यों दिया दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस नए आदेश से कई मुल्कों को लगा बड़ा झटका। वेनेजुएला तेल फंडिंग पर लगा दी इमरजेंसी। क्या है इस इमरजेंसी का मतलब? तो वहीं भारत ने इस फैसले को लेकर एक बार फिर दिखा दिया दोस्तों कि भारत को किसी के दबाव में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत कभी किसी के दबाव में नहीं आता। जी हाँ, मुंह ताकते रह गए ट्रंप। टैरिफ का दबाव भी नहीं आया भारत पर काम, और भारत ने उठा लिया ये बहुत बड़ा फैसला फ्रांस के साथ दोस्तों। लेकिन वहीं आपको ईरान से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे, जहां ईरान में उतरेगी अमेरिकी सेना। ट्रंप ने कहा आजादी दिलाने के लिए हम करेंगे मदद। जी हाँ दोस्तों, IRGC को सौंप दी गई कमान। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिव। ट्रंप ने अब ईरान को लेकर बड़े से बड़े कदम उठा लिए दोस्तों। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन की गूंज अब गल्फ देशों तक पहुंच गई दोस्तों। क्या अब खामेनेई को सताने लगा ट्रंप का डर? तो वहीं आग में घी का काम करने लगा दोस्तों। शाह के बेटे रेजा गजनवी ने ईरानियों से नई अपील कर दी। कह दिया शहरों पर तुम कब्जा करो, मैं आ रहा हूं तुमको बचाने। घर वापसी का किया बड़ा ऐलान दोस्तों। बताएंगे कैसे खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की पूरी प्लानिंग चल रही है दोस्तों ईरान से। इसी बीच बौखलाए खामेनेई ने दे दी मृत्यु दंड की चेतावनी। वही बंगाल से भी बेहतरीन खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते दोस्तों, और मानते हैं कि बेशक अमेरिका भारत पर कितने भी दबाव डाल ले, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि भारत से बेहतर कोई देश नहीं, और अमेरिका को भी पता है कि भारत उसके दबाव में नहीं आने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में महाशक्तिशाली देशों की होने वाली है बहुत बड़ी बैठक दोस्तों, जिसके लिए अमेरिका ने भारत को इस G7 देशों के वित्त मंत्रियों की एक अहम बैठक में शामिल होने का न्योता दे दिया है दोस्तों। यह बैठक 12 जनवरी को वॉशिंगटन में होगी। क्यों होने वाली है यह बैठक, क्या है इसके पीछे की वजह आपको बता दें। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, इसमें खास खनिजों बोले तो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सुरक्षित करने पर चर्चा होगी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि भारत ने इस न्योते को स्वीकार किया है या नहीं किया। यह बैठक ऐसे समय हो रही है दोस्तों जब पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है। यूरोपीय संघ यानी EU भी इसका अहम हिस्सा है। ये सभी देश आज भी कई जरूरी खनिजों के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल आजकल की इंडस्ट्री जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, बैटरी और इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग में बहुत होता है दोस्तों। इसको लेकर सबसे बड़े सवाल तो ये हैं, अमेरिका की ओर से भारत को ऐसा न्योता क्यों मिला जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं? जब एक तरफ अपना भारत पर अमेरिका ने ट्रेड डील को लेकर कड़ी बातचीत चला रखी और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 500% टैरिफ की चेतावनी दे चुके हैं। फिर ऐसे वक्त में वॉशिंगटन की ये पेशकश क्या संकेत देती है? क्या ये सिर्फ इस मीटिंग का आमंत्रण है या फिर बदलती वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की लगातार अहमियत को लेकर बड़ा संदेश? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स पर नई रणनीति क्यों बना रहा है, और इसमें भारत की भूमिका कितनी निर्णायक हो सकती है? क्या ये न्योता चीन पर निर्भरता घटाने की वैश्विक लड़ाई में भारत को एक नए पावर सेंटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये आमंत्रण भारत के लिए अवसर है सौदे की मेज पर मजबूत स्थिति या नई शर्तों की शुरुआत है? बता दें वैश्विक सप्लाई चेन के बढ़ते जोखिमों और चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति के बीच भारत को ये एक अहम कूटनीतिक संकेत मिला है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत को ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के विकसित देशों के वित्त मंत्रियों की एक विशेष बैठक में आमंत्रित किया गया है। ये बैठक सोमवार को वॉशिंगटन में होगा। कारण हमने आपको बता ही दिया, क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों पर गहन चर्चा की जाएगी। इस बैठक में G7 देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य गैर G7 देशों के शामिल होने की उम्मीद है दोस्तों।
क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर G7 की चिंता की सबसे बड़ी वजह चीन पर भारी निर्भरता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और कॉपर जैसे खनिज आधुनिक रक्षा तकनीकों, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों और बैटरियों के लिए बेहद जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी बोले तो IEA के मुताबिक चीन जो है वो दुनिया के प्रमुख क्रिटिकल मिनरल्स की 47% से लेकर 87% तक की रिफाइनिंग क्षमता पर नियंत्रण रखता है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने इन खनिजों के निर्यात पर सख्ती बढ़ाई है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और ज्यादा गहरी हो गई है। दोस्तों अब ऐसे में हम आपको बताते हैं ये सवाल जो उठ रहा है कि भारत के लिए क्यों अहम है ये न्योता, तो आपको बता दें अपना भारत आज के समय में बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। विश्लेषकों का यह मानना है कि G7 देशों और उनके साझेदारों की यह पहल किसी एक देश पर निर्भरता कम करने और सामूहिक आर्थिक व तकनीकी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों भारत के लिए ये इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश यानी अपना भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति और मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को पूरा करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति चाहता है। भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रणनीतिक संसाधन घोषित किया है। इसके तहत सरकारी कंपनियों के जरिए विदेशों में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के प्रयास तेज किए गए हैं, तो वहीं घरेलू स्तर पर खोज और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। दोस्तों यानी कि G7 के साथ इस मुद्दे पर सहयोग से भारत को तकनीक, फंडिंग और दीर्घकालिक सप्लाई पार्टनरशिप तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। इससे भारत अपने आप को वैश्विक क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद और वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या भारत को इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत की लगातार बढ़ती साख को देखकर अमेरिका भी भारत के आगे पस्त हो चुका है और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो भारत को आज की दुनिया में सबसे अहम बनने से रोकना चाहता है। दोस्तों इसीलिए वो भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात करता है, लेकिन अपना भारत इन किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और अपना भारत लगातार आज की दुनिया में बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। भारत को बुलाने के पीछे दोस्तों भू रणनीतिक भूमिका भी है। जी हाँ, भारत सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलन भी करता है और क्वाड जैसे समूहों में सक्रिय भी है। इसीलिए G7 इसे ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में देखता है जो जलवायु, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ाता है। दोस्तों ऐसे में अपने भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। लेकिन जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों इस वीडियो के अंत में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे एक्स पर। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके वेनेजुएला के तेल से होने वाली आय को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। दोस्तों व्हाइट हाउस के मुताबिक इस आदेश का मकसद अमेरिकी ट्रेजरी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल राजस्व को किसी भी तरह की कानूनी जब्ती, कोर्ट के आदेश या निजी दावों से बचाना है। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक यह आदेश किसी भी तरह की अटैचमेंट, जजमेंट, डिक्री, लियन, गार्निशमेंट या अन्य न्यायिक प्रक्रिया को रोकता है, खासतौर पर उन फंड्स पर जो वेनेजुएला के कच्चे तेल और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री से अमेरिका में जमा हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को लेकर अमेरिका की रणनीति को मजबूती मिलेगी। दोस्तों व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ये फंड वेनेजुएला की संप्रभु संपत्ति है, लेकिन फिलहाल अमेरिकी कस्टडी में रखे गए हैं ताकि उन्हें कूटनीतिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब तक अमेरिका की ओर से स्पष्ट अनुमति ना हो तब तक इन पैसों पर किसी निजी या व्यवसायिक संस्था का दावा मान्य नहीं होगा। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें मुंह ताकते रह गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम। भारत फ्रांस से अब खरीदेगा 114 राफेल विमान। जी हां, वायुसेना को जेट विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते भारत और फ्रांस ने राफेल सौदे का विस्तार करने के लिए बातचीत तेज कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से पहले राफेल खरीद की वार्ता को तेजी मिलने की उम्मीद जताई गई है। एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस के साथ G2G समझौता यानी कि सरकार से सरकार के लिए पुरजोर पैरवी की गई ताकि लंबे समय से पेंडिंग पड़े MRFA कार्यक्रम के तहत राफेल विमानों की खरीद की जा सके। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत 114 मॉडर्न लड़ाकू विमान खरीदे जाने की उम्मीद जताई है। इतना ही नहीं, MRFA के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी विदेशी सहयोग से भारत में बनाया जाएगा। हालांकि MRFA डील को सबसे पहले DAC के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद उनका फैसला माना जाएगा। लेकिन एयरफोर्स ने लड़ाकू जहाजों के स्क्वाड्रनों में लगातार हो रही कमी को रोकने के लिए ज्यादा राफेल विमानों के तुरंत परिचालन की आवश्यकताओं को साफ तौर पर जाहिर किया है। तो वहीं आपको बता दें
क्या ईरान में उतरेगी अमेरिकी सेना? ट्रंप ने कहा आजादी दिलाने में हम करेंगे मदद। IRGC को सौंप दी कमान, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिव। बता दें ईरान में अयतुल्लाह अली खामेनी के शासन के खिलाफ जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन 13वें दिन और ज्यादा हिंसक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश की सर्वोच्च सत्ता ने अब आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सौंप दी। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमित सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो खामेनी ने IRGC को अधिकतम अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। यहाँ तक कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट्स जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये वही मिसाइल ठिकाने हैं जिन्हें पिछले साल इजराइल के साथ हुए संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखा गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की स्थिति में हालात विनाशकारी युद्ध की ओर जा सकते हैं। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार देते हुए कहा है कि बीते 2 दिनों में हिंसक भीड़ ने सैन्य और कानून व्यवस्था से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। सरकार के मुताबिक इन घटनाओं में कई आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जबकि निजी संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं दोस्तों ईरान की लुढ़कती करेंसी के खिलाफ 28 दिसंबर से जारी प्रदर्शनों को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में 70 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार खामेनी सरकार को धमकी दे रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर पोस्ट करके बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि ईरान जो है वो आजादी मांग रहा है, शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। इससे सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका खामेनी सरकार के खिलाफ ईरान में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ट्रंप की ये पोस्ट ऐसे समय आई है जब ईरान में प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा था कि अमेरिका ईरान के लोगों का समर्थन करता है। मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब लोग समझ गए होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति कोई खेल खेलने वाले नहीं है। जब वो आपसे कहते हैं कि वो कुछ करेंगे और किसी समस्या का समाधान करेंगे तो उसका मतलब हाँ होता है, उसका मतलब वही होता है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार बिगड़ती ईरान की हालत को लेकर बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इस बात की पुष्टि खुद उन्हीं के मंत्री ने कर दिया है और इसी डर की वजह से दोस्तों खामेनी ने IRGC को कमान सौंप दी है। दोस्तों वहीं आपको बता दे इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन की गूंज अब गल्फ देशों तक पहुंच चुकी है। GCC में बड़ी हलचल मच गई। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों का शोर जो है वो गल्फ देशों में भी सुनाई दे रहा है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC हालात पर पैनी नजरें बनाए हुए है। वेनेजुएला में अमेरिका ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईरान में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हमले कर सकता है। वहीं ट्रंप की धमकियों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। इन सब के बीच गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने मंत्री स्तरीय बैठकें भी बुलाई। इसके साथ ही सऊदी अरबिया ने ईरानी सरकार के साथ बातचीत करके अपना समर्थन भी जताया। बता दें कि गल्फ देशों में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद गल्फ देशों ने मंत्री स्तरीय बैठक बुलाकर हालात पर चिंता जाहिर की है, लेकिन ये बैठक सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई है। हालांकि संयुक्त बयान भी जारी किए गए। गल्फ देशों ने कूटनीति के जरिए हालात पर नियंत्रण करने की अपील की। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, UAE और बहरीन ने ईरान की स्थिति और तनाव पर विचार करने के लिए मंत्री स्तरीय बैठकें और सामूहिक बयान जारी किए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें उधर ईरान के क्राउन प्रिंस ने कर दिया घर वापसी का ऐलान। कह दिया तुम शहरों पर कब्जा करो, मैं वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, ईरान में उग्र होते प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने घर वापसी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की है कि वे अब सिर्फ सड़कों पर ना उतरे बल्कि शहरों के सिटी सेंटर्स को अपने कब्जे में ले लें। उन्होंने कहा कि अगर खूनी सत्ता के शीर्ष पर बैठे अली खामेनी को उतार फेंकना है तो और ज्यादा संगठित होकर प्रदर्शन को तेज करना होगा। आपको बता दें कि पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने महंगाई और आर्थिक बदहाली को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके बाद यह प्रदर्शन उग्र होता चला गया। वहीं ईरान की इस्लामिक सरकार ने भी एक्शन के आदेश दे दिए और सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी मारे गए, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन वहीं आपको बता दें खामेनी ने भी प्रदर्शनकारियों को मृत्यु दंड की चेतावनी दे दी। तेहरान में अपने परिसर में समर्थकों से खामेनी ने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएंगे, इसके बजाय उन्हें अपने खुद के देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी इज़ई ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को कोई कानूनी नरमी बरते बिना निर्णायक और अधिकतम सजा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद ट्रंप की इस चेतावनी को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है दोस्तों। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
आखिर क्यों भारत और चीन की नौसेनाएं आई आमने सामने, दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जे की एक ऐसी जंग बता दें। भारत और चीन में दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जे की नई जंग शुरू हो गई है। इसके तहत दोनों ही देश अपनी अपनी नौसेनाओं को इस इलाके में तैनात कर रहे हैं। चीन और भारत का यह शक्ति प्रदर्शन क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कवायद का हिस्सा है। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के 4 जहाजों को अधिकारियों के ट्रेनिंग कोर्स के हिस्से के रूप में एक लंबे मिशन पर भेजा जाएगा, जिसके दौरान वे सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड का दौरा करेंगे। चीन ने भी विदेशों में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के प्रयासों के तहत 15 नवंबर से 22 दिसंबर तक गहरे समुद्र में व्यापक ट्रेनिंग के लिए अपने 3 युद्धपोतों को तैनात किया था। इस दौरान चीनी युद्धपोतों ने वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। चीनी युद्धपोतों ने इन देशों की नौसेनाओं के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया था और जमीन पर ट्रेनिंग भी की थी। हालांकि ये युद्धाभ्यास नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया रणनीतिक रूप से पूर्व में चीन और पश्चिम में भारत के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चीन और भारत सैन्य तैनाती, हथियारों की बिक्री और नौसेना की उपस्थिति के जरिए क्षेत्रीय देशों के साथ रक्षा संबंधों को गहरा करके अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन फर्स्ट आइलैंड चेन, जो चीन और अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सीमा से लगता है, उसको अपना रणनीतिक केंद्र मानता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पहुंच का मुकाबला करने के लिए भारत भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप दक्षिण पूर्व एशिया में अपना भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती जंग के मैदान में भी पबजी में शुरू किया इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। बता दें, पाकिस्तान और अमेरिका ने पंजाब के खारिया जिले के पबजी शहर में आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने इसकी जानकारी दी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR ने एक बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का 13वां द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 शुक्रवार को शुरू हुआ। वहीं बता दें, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर बांग्लादेश मुनीर की तरह ट्रंप के चहेते बनना चाहते हैं। यूनुस अमेरिका के सामने पेश किया ये प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव पेश किया? बता दे, बांग्लादेश पूरे तरीके से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार अंतरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, तब से, जी हाँ, शहबाज शरीफ सरकार के बाद अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने गाजा पट्टी में शांति बहाल करने के लिए तैनात की जा रही पीस फोर्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि ढाका गाजा में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत और साउथ मिडिल एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गौरवी मौजूद थे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को गाजा में स्थिरता बल के लिए सैनिकों की तैनाती हेतु अमेरिका से हरी झंडी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश वॉशिंगटन से रणनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए मुस्लिम बहुल संघर्षों में सैन्य सहायता या सुरक्षा सहयोग की पेशकश कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने गाजा में बांग्लादेशी सैनिकों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन पहले ही दे दिया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस कदम का इस्तेमाल करके अपने घरेलू समर्थकों, विशेष रूप से जमात इस्लामी के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करना चाहते हैं, जिसने लंबे समय से फलस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया है। ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करके मोहम्मद यूनुस आसिम मुनीर की तरह उनके चहेते बनने की कोशिश में जुटे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। सूत्रों ने बताया कि गाजा में सेना भेजने का बांग्लादेश का प्रस्ताव और वॉशिंगटन के साथ उसकी उच्च स्तरीय बातचीत का उद्देश्य सैन्य तैनाती से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिम सत्ता को वैधता प्रदान करना है। दोस्तों, वहीं बता दें, बांग्लादेश में चुनाव से पहले बहुत बड़ी हलचल। खालिदा जिया की कुर्सी पर बैठे तारिक रहमान बने BNP अध्यक्ष। दोस्तों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो BNP ने तारिक रहमान को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनकी मां और पार्टी अध्यक्ष खालिदा जिया के निधन के कुछ दिन बाद की गई है। शुक्रवार को हुई इस बैठक में BNP की अस्थायी समिति ने तारिक रहमान को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बैठक के बाद मीडिया को इस नियुक्ति की पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें, रशिया चीन के साथ ईरान की बड़ी गुटबाजी, एकजुट हुए ब्रिक्स के कई देश। क्या समुद्र में चल रही है जंग की तैयारी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया, चीन और ईरान में बढ़ती रणनीतिक नजदीकियों के बीच एक बड़ा संकेत दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र से सामने आया है। तीनों देशों ने ब्रिक्स प्लस के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है। दक्षिण अफ्रीका ने इसे समुद्री व्यापार और शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा अभ्यास बताया है। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा माहौल में इसके मायने इससे कहीं आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें,
दें ये अभ्यास ऐसे समय शुरू हुआ है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ कई ब्रिक्स प्लस सदस्यों के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। ब्रिक्स प्लस मूल ब्रिक्स समूह का विस्तारित रूप है जिसमें अब ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें पश्चिमी आर्थिक और रणनीतिक वर्चस्व के विकल्प के रूप में देखा जाता है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें तालिबान राज में पहली बार भारत पहुंचा अफगानी दूत कौन है? नूर अहमद। नूर जो दिल्ली में संभालेंगे अफगानिस्तान की कमान। बता दें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नूर अहमद नूर को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपना नया दूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति इसलिए भी अहम है क्योंकि 2021 में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा पहली बार है जब कोई अफगानी दूत ऑफिशियली यानी औपचारिक तौर पर भारत में कार्यभार संभालने पहुंचा हो। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नूर अहमद नूर अली पहुंच चुके हैं और जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच मानवीय सहायता और व्यापारिक बातचीत का सिलसिला काफी तेज हुआ है। नूर की यह तैनाती दोनों देशों के बीच भविष्य के कूटनीतिक रिश्तों की नई दिशा तय कर सकती है। इस कदम से दोनों पक्षों के बीच संवाद के दरवाजों और अधिक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें नूर अहमद नूर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक बेहद अनुभवी राजनयिक माने जाते हैं। वो वहाँ के पहले राजनीतिक विभाग यानी फर्स्ट पॉलिटिकल डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने बड़ा हमला, धरने पर बैठे इलाके में तनाव। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला हुआ। अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि पुरुलिया से लौटते समय पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने टीएमसी से जुड़े गुंडों ने उन पर बुरी तरह से हमला किया। अधिकारी ने अपने साथ सामने आए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि रात लगभग 8:20 पर जब मैं पुरुलिया से लौट रहा था, चंद्रकोना रोड पश्चिम मेदिनीपुर जिले में मुझ पर टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया। ममता बनर्जी सरकार की हिंसा और बिना सजा के कल्चर से हिम्मत पाकर इन कायरों ने ममता पुलिस की मौजूदगी में मुझ पर हमला किया। कानून के रखवाले मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। अधिकारी ने कहा कि ये सिर्फ मुझ पर हमला नहीं है, यह पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हर आवाज पर हमला है। टीएमसी के अंदर की बेचैनी दिखाई दे रही है। वे लोग गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वे लोगों के बढ़ते गुस्से का सामना नहीं कर सकते। मैं अभी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन के अंदर धरने पर बैठा हूँ। तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ। बंगाल के लोग इस कानून विहीन तानाशाही से बेहतर के हकदार हैं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों ममता के राज में वहाँ चुनाव में हमले ना हो, हिंसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ओंकार मंदिर का जाप, भव्य ड्रोन शो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को गुजरात के गिर सोमनाथ पहुंचे। सोमनाथ पहुंचने पर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। देर शाम 8 बजे उन्होंने सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र का जाप किया, जिसके बाद पीएम करीब 3000 ड्रोन के भव्य ड्रोन शो में भी शामिल हुए। सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए मोदी जी ने लिखा कि सोमनाथ में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारी सभ्यता, ताकत, वीरता का गर्वित प्रतीक है। यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रही है, जब पूरा देश 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले की 1000वीं वर्षगांठ का स्मरण करके एकजुट हुआ है। स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि आज शाम सोमनाथ में मैंने सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और सोमनाथ की तीर्थ यात्रा को और अधिक स्मरणीय बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। ऐसे में आप सभी लोग दोस्तों कमेंट में ओम ओम जरूर लिखिएगा। देखते हैं कौन कौन लिखता है ओम। साथ ही साथ ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।